सो इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट ने सही दिया है, 2 स्टूडेंट ने सही दिया, विनायक एंड शिखर। तो विनायक क्या लॉजिक लगाया आपने यहाँ पे, एंड शिखर आप भी रेडी हो जाओ, अनम्यूट करके बताना होगा अभी। Sir, like if there is x is equal to x, and if we add 1 in both equation, then it will become x plus 1 is equal to x plus 1. But the question is different, na? It's about the solution. Matlab, your answer is correct, and somehow I think you are unable to explain your feelings for this question. It's okay. शिखर, अनम्यूट करके बताओ क्या किस लॉजिक से आपने ऑप्शन बी मार्क किया। सर अगर सर दोनों साइड सर सेम सॉल्यूशन है सर, तो मुझे लगा के एक वेरिएबल है और दोनों साइड अगर प्लस कर तो सर कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। एग्जैक्टली। चलिए इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमारे वर्चुअल व्हाइट बोर्ड के ऊपर। देखिए इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि इक्वल टू का साइन आएगा और एक साइड में कुछ एक्सप्रेशन रह सकता था, मान लीजिए x, और दूसरे साइड में कांस्टेंट है 5। तो हमारे पास फिलहाल है x इज इक्वल टू 5, राइट। या फिर आप कुछ ऐसा सॉल्व कर रहे हो, मान लो x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 7, ठीक है। लेट्स से वी डिस्कस अबाउट दिस, इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का अगर हम नॉर्मल वे से सॉल्यूशन निकालते तो x को हम कहां भेजेंगे, इधर भेजेंगे, राइट, मतलब राइट साइड में भेजेंगे, तो वो माइनस एक्स बन जाएगा। तो यहां आ जाएगा आपके पास 2x माइनस एक्स, और इस 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो प्लस 7 बन जाएगा, 7 प्लस 5, राइट। अब यहाँ पे 7 प्लस 5 12 हो गया, और ये हमारा हुआ x। तो फाइनली हमारा सॉल्यूशन आया है फिलहाल के लिए x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं k, एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं k। तो x प्लस 5 तो हमारे पास पहले ही था, और यहाँ पे 2x माइनस 7 तो हमारे पास पहले ही था। अब हमको इसके यहाँ पे ऐड कर देना है, मान लो 10, और इसके यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम लोग सेम चीज 10। अब इससे क्या हो जाएगा, क्या देखते हैं कोई अंतर आएगा? तो ये तो बन जाएगा x प्लस 15, और ये बन जाएगा 2x प्लस 3। अब x को जब उस साइड भेज देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस एक्स, और ये 3 को वहां भेजेंगे तो आएगा 15 माइनस 3। तो ये आ गया 12, और ये हो गया x। तो अभी भी क्या दिख रहा है हमें, अभी भी हमें आंसर वही मिला, आंसर में कोई भी सिमिलैरिटी कोई भी डिफरेंट नहीं आया। तो इससे हम यही कह सकते हैं कि अगर हम, इनफैक्ट गाइस ये आप भी याद रखो कि अगर हम सेम नंबर दोनों जगह ऐड करते हैं, या दोनों जगह सब्ट्रैक्ट करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उससे सॉल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसका आंसर क्या रहने वाला है, उसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, द सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड ऑलवेज। इज इट क्लियर? बिकॉज सिर्फ 2 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था, बाकी सबने गलत दिया था। तो एक्सेप्ट विनायक एंड शिखर सबका आंसर गलत था। तो इज इट क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत है किसी को? प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्लियर है? Okay, great. Thank you for your responses. Now, question number 2. Question number 2 तो आसान क्वेश्चन है थोड़ा सा। यहां पे आप क्या करते हैं, आपको सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वाले में। तो क्या है हमारे पास इक्वेशन, x बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 17। x बाई वाई, एक मिनट लिख लेते हैं इसको, x बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 17। ये इंप्लाइज करते हैं x बाई वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 17 19। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19y हो जाएगा। आपको किस फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को, ax प्लस by
प्लस c इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में लिखना है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, y वाले को दूसरे साइड ले आते हैं, तो x माइनस 19y प्लस c के जगह पे हम 0 लिख सकते हैं फिलहाल के लिए, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हमको क्या दिख गया, a का वैल्यू, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो इन दिस केस a इज इक्वल टू 1, b is the coefficient of y, in this case it is minus 19, and c is the coefficient, c is the constant which in this case is 0. तो a 1, b minus 19 and c 0। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो कि जिसमें ये आंसर है। तो 1 minus 19 and 0, so that is option A। अब मैं देखता हूं कि किस किस ने इसका सही आंसर किया था। सो विनायक का आंसर सही था, अब्दुल्ला ने गलत किया था इसमें, अनुष्का ने भी गलत किया था, फरहाज ने भी गलत किया था, शिखर ने गलत किया था। So basically the only person who has done this correct is Vinayak Shri। Very good Vinayak। अमन सर की डांट का आपके ऊपर फायदा आया है लगता है। So is it clear students? देखिए थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है जिसको देखकर आप आंसर कर पाओ पहले दो, राइट? बट इसी से आपका नॉलेज भी ग्रो होने वाला है। ये वाली पीपीटी जब मैं दिल्ली में पढ़ाता था तो हम वहां चलाते थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों को, राइट? आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे एंड 4 पे। 3, 4, 5 आप सबसे रिक्वेस्ट है फटाफट 3, 4, 5 का आंसर चैट बॉक्स में बताएं। 3, 4, 5 का आंसर चैट बॉक्स में बताएं। अगेन दिस इज बेस्ड ऑन हमारा लास्ट क्लास जो डिस्कशन हुआ था उसी के ऊपर बेस्ड है। आई नीड सॉल्यूशन फ्रॉम एवरीवन। अभी जैसे कि क्लास में 8 लोग हैं, तो मुझे 8 एक बार में तीनों, विनायक, आयुष, एक बार में आप तीनों आंसर करेंगे। 3, 4, 5 का टेक 2 मिनट्स, नो प्रॉब्लम। सबको 2-2.5 मिनट का टाइम लीजिए और एक साथ आपका एक ही मैसेज आना चाहिए। 3 का मानो ऑप्शन ए मार्क किया, 4 का ऑप्शन ए मार्क किया, 5 का ऑप्शन ए मार्क किया, ऐसे एक ही बार लिखना मैसेज में, ठीक है? टेक योर टाइम, प्लस जस्ट ट्राई टू बी एक्यूरेट। आयुष ओनली 1 मैसेज। 3, 4, 5 तीनों का एक साथ बताइएगा, ठीक है? 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है। 2 मिनट का टाइम देते हैं, फिर 2 मिनट के बाद आपसे पूछा जाएगा। Vinayak, first one is correct, second one is wrong, third one is correct, okay? Faraz, first one is correct, second one is correct, third one is wrong। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का आपने गलत किया फराज, चेक करो। विनायक आपने क्वेश्चन नंबर 4 गलत किया।
अगम्या फिफ्थ वाला गलत किए हो आप, ठीक है। अब्दुल्ला वेरी गुड, पहला स्टूडेंट है जिसने तीनों सही किया है। शिखर शिखर आपका क्वेश्चन नंबर 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो। यस विनायक, नाउ इट्स करेक्ट। अंशु क्वेश्चन नंबर 4 गलत किए हो आप। Yes, Shikhar, now it's correct. I haven't got any reply from Anushka. अनुष्का से कोई रिप्लाई नहीं आया है एंड नाउ अनुष्का 3 आपने सही किया है लेकिन 4 गलत है। देखिएगा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 है, तो दिस विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखोगे, मान लो किसी ने x की वैल्यू 1 रखी तो उसको y की वैल्यू कितनी दिख जाएगी, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। मान लो किसी ने x की वैल्यू 0 रखी, उसको y का वैल्यू कितना दिखेगा, उसको दिखेगा y का वैल्यू 5। तो इस तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस किया हुआ है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे और अगर उसके कारण लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, देन वो पॉइंट जो होगा या फिर वो जो वैल्यूज होंगी, दैट वैल्यूज आर कॉल्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे जब हम पुट करना शुरू करेंगे, मान लो किसी ने ऑप्शन ए पुट किया, तो ऑप्शन ए पुट करोगे तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2। अब -2 इंटू -2 यहाँ पे कितना हो गया, +4 हो जाएगा। अब 1 + 4 5 हो जाता है, लेकिन राइट साइड में 4 है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सॉल्यूशन नहीं है। इस तरीके से आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पुट कर करके देखना पड़ेगा और पुट करके जब देखना शुरू करोगे देन यू विल सी की करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके अनुष्का, इज इट क्लियर? व्हाई इज इट ऑप्शन डी? अब्दुल्ला देखो कहां पे गलती हो रही है आपसे। आप जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वो तो गायब हो गया टर्म, और y की जगह पे अब्दुल्ला हम -2 पुट कर रहे हैं, तो दिस विल बी -2 इंटू -2। -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। और हमारे पास राइट साइड में भी देखो क्या है, राइट साइड में भी हमारे पास 4 ही है, ठीक है। इज इट क्लियर ना अब्दुल्ला? पता चला क्या गलती हो रही थी आपसे, या रॉन्ग कैलकुलेशन किए थे आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में है कॉस्ट ऑफ बुक एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ पेन बाय ₹10, एक्सीड्स थ्राइस द कॉस्ट ऑफ पेन बाय ₹10। तो इसका मतलब है कि बुक का जो दाम है वो पेन के दाम से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो जो बुक का है दाम वो 3 गुना पेन का दाम से भी 10 रुपया ऊपर चार्ज पड़ रहा है, राइट। जो बुक का हमारा कॉस्ट है, जिसको सॉरी बुक के कॉस्ट को मान लेते हैं x, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो हमारा x है ये एक्चुअली में क्या है, 3y + 10 है। एक मिनट यार, इस पे लिखने में नहीं बन रहा है, लेट्स गो। तो बुक का कॉस्ट, बुक है हमारा x, राइट, बुक का दाम है x और पेन का दाम है y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बुक का प्राइस है इट इज एक्चुअली 3 टाइम्स ऑफ पेन का प्राइस प्लस 10 रुपीज। तो बुक का दाम तो हमारा हो गया x रुपीज, x इज इक्वल टू 3y + 10, ये इक्वेशन हो जाएगा। एंड देन यू विल टेक एवरीथिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड,
So x minus 3y plus 10, sorry, x minus 3y minus 10 is equal to 0. Okay, I hope this is clear, जिनसे भी गलती हो रही थी. So based on x minus 3y minus 10 is equal to 0, कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए. ठीक है, यही आंसर यहां पे दिए हुए हैं. जहां पे भी दिक्कत होगी यू आर फ्री टू आस्क मी. हाँ, डोंट फील शाई. अच्छा, अब चलिए सबसे पहले एनसीईआरटी देखते हैं. तो आप लोगों में से कितने लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व किया है? आप में से कितने लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व किया है? 2 participants have raised their hands. विनायक एंड अनुष्का, वेरी गुड. आयुष ने सॉल्व किया है, अगम्या ने सॉल्व किया है, अब्दुल्ला ने सॉल्व नहीं किया है. बाकी जनता, शिखर, अगम्या ने 4.4 भी कर लिया. वेरी गुड गाइस. आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन रहता है, देखो रेज हैंड करके भी बता सकते हो. तो शिखर, फरहाज ने नहीं किया है, अब्दुल्ला ने नहीं किया है. और व्हाट अबाउट यू शिखर? क्यों नहीं सॉल्व किया शिखर? फिर क्या किए हो इन 2 दिनों में? मैक्सिमम लोगों ने अभी यहाँ पे, जैसे हमारे साथ 8 स्टूडेंट्स है, 8 में से 5 लोगों ने किया है, 3 लोगों ने नहीं किया. एंड द गुड पर्संस आर शिखर, फरहाद एंड अब्दुल्ला. आपको पता है आपके पेरेंट्स का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जहां पे ये डिटेल्स डाला जा रहा है ताकि पीटीएम वगैरह में ये चीजें तब पॉइंट आउट की जाएंगी. ओके, चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. Oh, Abdullah, it's okay. Now listen guys, let's have a quick discussion. Okay, क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपको ग्राफ बनाना है. अब जिन जिन से सॉल्व हुआ है ना, मैं उन लोगों को बोलूंगा एक बार आपको अनम्यूट करके बताना है कि हम इसमें क्या करते हैं. ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद अगम्या ओनली. अगम्या, क्वेश्चन नंबर 1 में बताओ, हम मान लो ये इसका ग्राफ ड्रॉ करना, तो क्या 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 फॉलो करते हैं आप? सर पहले इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, उसके बाद में वैल्यूज पुट करके चेक कर लेंगे और उसके बाद में ग्राफ बना देंगे. तो ग्राफ बनाने के लिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे क्या सॉल्यूशन की बात हो रही है? वैसे नहीं हो रही है. और ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए इस केस में? ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? सर 2 सॉल्यूशंस तो निकालने ही पड़ेंगे ना सर. एग्जैक्टली, क्योंकि अल्टीमेटली इसका ग्राफ कैसा बनता है, किस शेप में बनता है? सर स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन बनता है. और एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सर 2 पॉइंट चाहिए. हमें 2 पॉइंट्स चाहिए. तो 2 पॉइंट क्या क्या ले सकते थे? एक बार x को 0 ले लेते तो y 4 आ जाता, और एक बार y को 0 ले लेते तो यहाँ x भी 4 आता. तो एक पॉइंट हो गया 0,4, दूसरा पॉइंट हो गया 4,0. उसको हम ग्राफ पेपर पे ज्वाइन कर देते और हमारा वहां पे इसका ग्राफ बन जाता. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते थे. थैंक यू विनायक. विनायक आप बोल रहे थे ना? कौन बोल रहा था अभी? चलो, ओके. नाउ अंशु, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आंसर क्या होगा और क्यों होगा? टेल मी द रीजन.
Here 214 is a solution of linear equation. One example of such linear equation is 7x minus y is equal to 0. Okay, very good. Another equation. X plus y is equal to 16. X plus y is equal to 16. Very good. How many more such lines are there and why? ऐसे कितने लाइंस बना सकते हो? There are infinite number of lines. Infinite number of lines. Why? Infinite क्यों लगा आपको? वो रीजन बताओ. Because it has many. Because if we put the value of x. No, the question is how many more such lines are there passing through 2,14. अब क्योंकि आपके पास पॉइंट एक है, since because you have only one point, अगर मैं बोर्ड पे एक पॉइंट बना दूंगा तो उस पॉइंट से पास करने वाले हम बहुत सारे लाइंस बना सकते हैं ना. जैसे अगर मैंने चैट में भी लिखा है इनफाइनाइट लाइंस बनेंगे सर, बिकॉज देयर आर मेनी सच लाइंस व्हिच कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट. एक सेम पॉइंट से आप बहुत सारे लाइंस बना सकते हो. ठीक है? Yes sir. ओके, नेक्स्ट. आई होप स्टूडेंट्स आप बाकी लोगों को भी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा. जहां पे नहीं समझ में आएगा प्लीज आप मुझे शेयर कीजिएगा. अनुष्का, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे? Sir, in the given question, it is given that x equals to 3 and y equals to 4. Yes. So we So will it just is put the given. values. By putting the values, we will find 5/3 is the value of a. Exactly. क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाला इक्वेशन 3x is equal to ax plus 7, 3y is equal to ax plus 7, और ये इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है 3,4. सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हम x का वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं और y का वैल्यू 4 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, एंड द इक्वालिटी विल बी देयर. तो उसको पुट करने के बाद आपको इजीली a का वैल्यू मिल जाता है. अच्छा, शिखर चाहता है क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से एक्सप्लेन करना. शिखर देखिए यहाँ पे, मानो शिखर कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट, ये पॉइंट बनाया, ठीक है? अब इस पॉइंट से पास करने वाले बहुत सारे लाइंस बना सकता हूँ कि नहीं? ये देखो, ये एक लाइन हो जाएगा, ये दूसरा लाइन हो जाएगा, ये तीसरा लाइन हो जाएगा, ये चौथा लाइन हो जाएगा. इस तरीके से आप समझ सकते हो कि बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करना पॉसिबल है. ठीक है, बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करना पॉसिबल है. आप लेकिन अगर एक ये पॉइंट आपको दे दूं, अगर मैंने एक ये पॉइंट आपको दे दिया और एक ये पॉइंट दे दिया, तो अब इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला ना आप एक ही लाइन बना सकोगे, एक से ज्यादा ड्रॉ नहीं कर पाओगे. ओके, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको 2 यूनिक पॉइंट चाहिए होता है, क्योंकि उस क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ था, इसीलिए हमारा आंसर था वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस. ओके शिखर? नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. तो विनायक बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इक्वेशन क्या बनाया, कैसे बनाया? अगर आपके Fare is equal to y. Fare for first kilometer is equal to ₹8. Fare for remaining distance is equal to ₹5. Bracket x minus 1 bracket close. Therefore, total fare is equal to fare for first kilometer plus fare for remaining distance. Therefore, y is equal to 8 plus 5 bracket x minus 1. Y is equal to 8 plus 5 x minus 1. Y is equal to 8 minus 1 plus 5 x. Y is equal to now okay, very good. देखिए, क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल डिस्टेंस को x मानो, टोटल फेयर को y मानो. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8. जब आप टैक्सी वगैरह में जाओगे ना, यहाँ पे तो टैक्सीज वगैरह नहीं चलती है, लेकिन क्या कहते हैं, जैसे अगर आप दिल्ली वैली में चले जाओगे तो वहां पे मिनिमम आपको ₹50 पे करना पड़ेगा, और उसके ऊपर फिर किलोमीटर के हिसाब से चेंज करता है.
राइट। या फिर कोलकाता में जो पीली टैक्सी चलती है वो मिनिमम 30-35 रुपए लेता है और उसके ऊपर फिर पर किलोमीटर उनका रेट चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हिसाब है कि पहला किलोमीटर का रेट फिक्स है 8 रुपए, ठीक है, पहला किलोमीटर 8 रुपए, और उसके आगे जो आप चलोगे उसमें आपको हर किलोमीटर का 5 रुपए देना पड़ेगा। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने 2 किलोमीटर वॉक किया था, सॉरी 2 किलोमीटर टैक्सी से ट्रेवल किया था, तो उसमें से पहला किलोमीटर को आपको 8 रुपए पे करने पड़ेंगे और सेकंड किलोमीटर के लिए आपको 5 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा उस केस में? 15 रुपए। लेट मी राइट इट ऑन द बोर्ड। मान लीजिए कि आपने 4 किलोमीटर, मान लीजिए कि आपने 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, 4 किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 किलोमीटर के लिए आप ₹8, पहला किलोमीटर के लिए ₹8 दोगे, और जो बचे हुए 3 किलोमीटर है इनके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? ₹5 into 3 which is 15। 5 into 3 which is 15। अब अगर मैं बात करूं तो ये 3 कैसे आया? तो ये 3 आया टोटल डिस्टेंस में से मैंने पहला किलोमीटर को माइनस कर दिया, राइट। अब इसी कॉन्सेप्ट को अब हम लिखते हैं वेरिएबल्स लगाकर। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है x किलोमीटर, जिसमें से दिस x इज द टोटल डिस्टेंस, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं TD। अब पहला किलोमीटर के लिए आप पे कर रहे हो ₹8। अब x किलोमीटर से 1 किलोमीटर का दाम निकल आया तो कितना बचेगा? अब बचेगा x माइनस 1 किलोमीटर, x माइनस 1 किलोमीटर। तो अब इधर हो जाएगा ₹5 into x माइनस 1, ठीक है। पहला किलोमीटर का 8 रुपए और जो बचे हुए x माइनस 1 किलोमीटर है उसमें हर किलोमीटर का 5, मतलब मान लो कि 9 किलोमीटर बचा हुआ था, अब हर किलोमीटर पे आपको 5 रुपए देना है, तो 9 किलोमीटर के लिए आप 5 into 9 45 रुपीज देते, तो यहां पे आप दोगे 5 into x माइनस 1। शिखर, आप ये फिर से एक्सप्लेन करने, यही रीजन है कि आपने क्वेश्चंस को बिल्कुल भी पढ़ा नहीं, टाइम नहीं दिया, तो यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दिस शुड नॉट हैपन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। एंड जो 3 लोगों ने आज एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व नहीं किया उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा, बिकॉज ये कुछ नई चीज नहीं है, हमने जो डिस्कशन किया है उसके ऊपर चल रहा है। सो नाउ देखिए शिखर, फेयर कैलकुलेशन के ऊपर है, टैक्सी का फेयर कैलकुलेशन के ऊपर है। मानो कि आपने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया था, एग्जांपल लो कि आपने 4 किलोमीटर टोटल ट्रैवल किया, तो कैसे फेयर कैलकुलेट हो रहा है उसको समझने की कोशिश करो। उसमें पहला किलोमीटर का 8 रुपया आपका फिक्स्ड है, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट। पहला किलोमीटर का 8 रुपया आपको पे करना ही है, और इसके आगे आप जितना किलोमीटर जाओगे ना उस पे पर किलोमीटर आपको 5 रुपए पे करने हैं। तो आगे आप कितना गए? 4 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था, जिसमें से पहला किलोमीटर का दाम निकल चुका है, तो बचेगा कितना किलोमीटर? तो 4 में से 1 हटाएंगे तो 3 किलोमीटर बचेगा ना। तो अब इस 3 किलोमीटर का प्राइस कैसे काउंट होगा? तो हर किलोमीटर के लिए 5 रुपए, तो 3 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 5 into 3 15। एक बार वापस से क्वेश्चन को रीड करते हैं ताकि आपको चीज दिख जाए। देखिए आपके स्क्रीन पे अभी वो बुक ले आया हूं। For the first kilometer, the fare is ₹8. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance is ₹5 per kilometer। देख रहे हो ना, 5 per kilometer, मतलब हर किलोमीटर के लिए आगे आपको 5 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, तो अब वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। मान लिया कि x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, TD जो लिखा है टोटल डिस्टेंस है, उसमें से पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपए पे करने पड़ गए, तो अब बचेगा कितना? व्हाट इज द रिमेनिंग डिस्टेंस कितने होंगे? अब रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी x माइनस 1 किलोमीटर, ठीक है। अब इस x माइनस 1 किलोमीटर में हर किलोमीटर के लिए 5 रुपया पे करना है,
तो इतना टोटल डिस्टेंस के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये भी पे करना पड़ेगा और ये भी पे करना पड़ेगा। तो हमारा फेयर कितना हो गया, हमारा फेयर हो गया 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। This is my total fare and according to the question the total fare is ₹y। तो यहीं से आपका वो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। Now is it clear? कोई डाउट है किसी को? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graphs are represented। तो ये नीचे जो फिगर दिया हुआ है, ये वाला जो फिगर है, राइट, ये वाला जो फिगर है, अब आपको बताना है कि ये वाले फिगर के लिए ये जो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं हमको 1 2 3 4, इन 4 में से ये किसका सॉल्यूशन है, इन 4 में से ये किसका सॉल्यूशन है। अगम्या, 1 मिनट, आपका इक्वेशन का जो आप बात कह रहे हो, no Agamya, your equation is absolutely correct, okay? Now ठीक है, सो यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करें अच्छे से पहले वाले के लिए, ठीक है, पहले वाले के लिए 4.6 फिगर के लिए, तो 4.6 वाले फिगर में हम पॉइंट्स को अगर ऑब्जर्व करें तो हमें 3 पॉइंट दिया गया है, राइट, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। और पॉइंट्स का अगर हम ठीक से देखते हैं, ऑप्शन ए, मान लो हम इसको चूज करते हैं, तो पहला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स होने का मतलब क्या है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होने चाहिए। बट क्या -1,1 में x कोऑर्डिनेट इज -1, y कोऑर्डिनेट इज +1, आर दे इक्वल? दे आर नॉट इक्वल। 0,0 इज इक्वल, बट हमको तो तीनों को देखना है ना, हम एक को देख के तो काम करेंगे नहीं। अगर मैं तीसरा पॉइंट को देखूं, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, 1,-1। इवन हियर x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज -1, दे आर नॉट इक्वल। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन सी इज नॉट पॉसिबल, because option C says y is double of x, and in all the 3 points we cannot say 0,0 को छोड़कर बाकी दोनों पॉइंट में हम कह नहीं सकते कि y is double of x, okay? The answer is second option, because तीनों पॉइंट में क्या प्रॉपर्टी दिखी, ऑप्शन बी कह रहा है x plus y is 0। x plus y 0 का मतलब एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को ऐड करोगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है -1, +1, तो -1 और +1 को ऐड करोगे तो 0 ही आएगा। सेकेंड पॉइंट को छोड़ के अगर तीसरे पॉइंट को भी देखें, 1, -1, यहाँ पे भी अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो भी 0 आएगा। एंड द मिडिल पॉइंट इज 0,0। 0,0 में दोनों को ऐड करोगे तो वो भी 0 आएगा, राइट? दैट इज वाई फॉर फिगर 4.6, ये वाला फिगर के लिए हमारा आंसर होगा सेकेंड वाला, ओके? ठीक उसी तरीके से आप 4.7 भी सॉल्व कर सकते हो, अगम्या ने जैसे आंसर दिया भी है, ओके स्टूडेंट्स? तो इसमें हम सेकेंड वाले फिगर पे हम टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। अब जिन लोगों ने सॉल्व किया हुआ है ये उनको लिबर्टी मिलेगी। जिन्होंने सॉल्व किया है, क्या 6, 7, 8 में से कहीं पे दिक्कत आई है, प्लीज बताइए।
कोई दिक्कत आई है 6, 7, 8 में? पांच लोगों ने सॉल्व किया था, राइट? अगम्या ने बोला है कोई दिक्कत नहीं है। अंशु को क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम है। अनुष्का, आयुष, विनायक, कोई प्रॉब्लम है? 8 तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूं क्योंकि अंशु ने बोला हुआ है। बाकी आप लोग बताइए, क्या 6, 7 में किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ग्रेट। सो शुरू करते हैं अंशु क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो क्वेश्चन एक बार मैं फटाफट पढ़ लेता हूं। इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग। ओके, ये क्वेश्चन था। दिख रहा है ना सबको अच्छे से क्वेश्चन? अब मैं यहीं पे लिखता हूं, कुछ तो फायदा है ऑनलाइन चीजों का। नाउ लिसन, ड्रॉ द ग्राफ। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius। ठीक है, कुछ कंट्रीज में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, कुछ कंट्रीज में सेल्सियस में मेजर किया जाता है। एंड ये आपको इक्वेशन दे रहा है, जिस इक्वेशन से आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। फिजिक्स में पढ़ा भी होगा इसे। सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis। तो ये कह रहा है कि आप एक ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा जिसमें x एक्सिस की जगह पे आपको रखना है सेल्सियस और y एक्सिस की जगह पे रखना है आपको फ़ारेनहाइट। ओके, अब आपको पता है कि अल्टीमेटली ये तो लीनियर इक्वेशन ही बनेगा क्योंकि हमारे वेरिएबल से f एंड c पावर है उसके ऊपर 1, तो अल्टीमेटली तो एक लीनियर इक्वेशन है। और क्वेश्चन ने भी ये चीज बता ही दिया था, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, और एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सिर्फ 2 पॉइंट्स, ओनली 2 पॉइंट्स। अब वो पॉइंट आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। मान लो कि किसी ने एक बार c को 0 रखा, एक पॉइंट आया, c को 0 रखा तो f आ जाएगा 32, तो वो पॉइंट आएगा y एक्सिस के ऊपर कहीं, यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा मान लीजिए। और दूसरा हो गया, लेट्स से c का वैल्यू किसी ने 5 रख लिया। 5 क्यों लिया स्टूडेंट्स? बिकॉज 9/5 और c है ना, तो c का वैल्यू 5 लेने से क्या हुआ कि 5 ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पे 32। तो 9 + 32 कितना हो जाएगा? इट विल बी 43। अब 5,43 ऑब्वियसली इससे भी ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं पे होगा। और फिर आप क्या करोगे? फिर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, और यहां से आपका वो लाइन आ जाएगा। ओके अंशु, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? यस अगम्या, तो सेकेंड वाले के लिए हम क्या करेंगे? वी विल सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ c एज 30। तो देखो c का वैल्यू जब 30 पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 × 6 = 54, 54 प्लस 32 हमारा आंसर आ जाएगा 86। ठीक है, सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हो। f के जगह पे 95 रख देना, c आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? 32, right? And if the temperature is 0 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? Again guys,
कुछ मुश्किल चीज पूछा ही नहीं उसने पूछा जब c का वैल्यू 0 होगा तो f क्या होगा, एंड दूसरा पूछा जब f का वैल्यू 0 होगा तो c कितना होगा। तो अंशु ये चीज में कोई दिक्कत है क्या? अंशु 2, 3, 4 में कोई दिक्कत है? बताओ एक बार। तो लास्ट वाले में प्रॉब्लम होगा बिकॉज वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, राइट? तो लास्ट वाला देखते हैं। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट में उसकी जो वैल्यू है सेल्सियस में भी उसकी वैल्यू वही है? तो देखते हैं। वेरी गुड अगम्या। तो गाइज इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि लेट f इज इक्वल टू c इज इक्वल टू x, ठीक है? और उस इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। इससे क्या हो जाएगा? और उसके बाद x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो x माइनस 9/5 of x is equal to 32. Then we will take the LCM. LCM आएगा 5 का, ये हो जाएगा 5x माइनस 9x is equal to 32. फिर यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 9x हो जाएगा माइनस 4x, और यहाँ पे आ जाएगा 32 इंटू 5, ठीक है? अब अगले स्टेप में देखो ये 4 कटेगा, यहाँ पे 32 कट के हमारे पास आएगा 8। तो फाइनली हमारे पास, और माइनस को वहां भेज देंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया माइनस 40 डिग्री। ओके, x का वैल्यू आ गया माइनस 40 डिग्री, ठीक है अंशु? तो ये आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर ये x का वैल्यू कुछ नहीं आता तो हम लिखते कि हाँ कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, बट क्योंकि x का वैल्यू आ गया माइनस 40 तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस 40, ठीक है? इज इट क्लियर नाउ? Is it clear? Okay. So, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? Equations of line parallel to the x-axis and y-axis. तो देखते हैं सबसे पहले कि इस तरीके का लाइन में फीचर क्या होता है। आप ये खुद ही निकाल सकोगे, कोई नई चीज आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। तो मानो कि पहले एक y एक्सिस बनाते हैं, फिर एक x एक्सिस बनाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे वो सारे जो हम करते हैं ना नखरे, इधर एरो लगाने का इधर एरो लगाने का, एरो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? ये हमारा हो गया y, ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा y डैश, ये हमारा x और ये हमारा x डैश। अब मान लो कि हम अभी इक्वेशन निकालना चाहते हैं, किसका? हम निकालना चाहते हैं ओके। सो अब हम निकालना चाहते हैं एक लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। एक लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है? तो मैं x एक्सिस तो आपको दिख ही रहा है, कौन सा वाला एक्सिस है? ये वाला एक्सिस है, राइट? अब इसके पैरेलल में लाइन या तो यहां हो सकती थी या फिर यहां भी हो सकती है, राइट? दोनों साइड में हो सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए वो ये है कि x एक्सिस से जो भी लाइन पैरेलल होगी उसका एक चीज कांस्टेंट होता है। देखो ये डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं? पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? दो लाइंस पैरेलल हम किसको कहते हैं? जब उनके बीच में डिस्टेंस सेम होता है, राइट? उनके बीच में डिस्टेंस हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं? पैरेलल लाइंस का यही डेफिनेशन होता है ना।
राइट? सो अब अगर मैं इसकी बात करूं स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन का, मान लो कि ये पॉइंट है एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला पॉइंट है 0,2 एंड एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है दिस इज 0,-3, 0,-3। सो नाउ अब अगर आप इस लाइन को देखोगे, इसको, इस ऊपर रेड वाली लाइन को देखो, तो ये पॉइंट का और ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, है कि नहीं? इस लाइन के ऊपर पे आप कोई भी दो पॉइंट को उठाइए, जैसे मैंने एक ये वाला पॉइंट लिया है और एक ये वाला पॉइंट लिया, लेट मी मार्क इट विद ब्लैक कलर। एक ये वाला पॉइंट लिया है और एक ये वाला पॉइंट लिया है। अब दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, लेकिन दोनों का जो x कोऑर्डिनेट है, सॉरी, दोनों का x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, क्योंकि एक के लिए x कोऑर्डिनेट यहां लाएगा और एक के लिए x कोऑर्डिनेट यहां आएगा, लेकिन दोनों का y तो सेम रहने वाला है। तो इस लाइन के लिए आपका फाइनली इक्वेशन क्या बनेगा? उस हिसाब से y इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इस लाइन के ऊपर कहीं कोई भी पॉइंट उठाओगे तो y कोऑर्डिनेट आएगा 2, y कोऑर्डिनेट आएगा 2, ओके? और यही आपको बताएगा कि दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब उसमें x वाला टर्म नहीं होता है ना, जब x वाला टर्म नहीं होता है तो वो लाइन y के पैरेलल होती है। अब अगर वो x एक्सिस के ऊपर होगा तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू होगा, अगर वो x एक्सिस के नीचे होगा जैसे कि इस केस में है, जैसे कि इस केस में है, तो यहां पे हमारा इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू -3, ओके? y इज इक्वल टू -3। आयुष, यू आर नॉट करेक्ट आयुष, बिकॉज मैंने 2,2 एंड -2,2 कहां से लिखे हो? मैंने तो पॉइंट्स वगैरह कुछ दिए नहीं है ना अभी। हाँ, इस केस में आपका इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 होता, राइट? तो क्या सीखा आप लोगों ने? यहां पे मैंने x एक्सिस लिया, y एक्सिस लिया और उसके बाद दो लाइंस बनाए, एक ये वाला लाइन बनाया और एक ये वाला लाइन बनाया। ये दोनों लाइंस x एक्सिस के पैरेलल थी, और जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कि x एक्सिस के पैरेलल होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता है, तो उसका बेनिफिट ये है कि उस केस में x एक्सिस के पैरेलल वाले लाइंस का y हमेशा कांस्टेंट होता है, y कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट होगा। उस लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट उठाओगे उसका y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, ठीक है? ये सिंपल सा। Yes, Anushka, I'll repeat once again, definitely. The thing which you'll have to keep in mind is, let's say कि एक बार हम वापस से इसको ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, because let's say एक ये लिए हैं और एक ये लिए हैं, ठीक है? ये हमारा कार्टेशियन एक्सिस बनाने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये y O y dash, x O x dash, then we are taking a line, एक ही लाइन बना रहा हूं अभी, ठीक है? ये वाली लाइन बनाइए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज पैरेलल टू, this line is parallel to x axis, okay? This is parallel to x axis. We need to find the equation, we need to find the equation, ठीक है? अब देखिए, जब ये इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो आपको पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। अल्टीमेटली इक्वेशन क्या होता है?
वो सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है, राइट। तो एक ये पॉइंट ले लेते हैं और एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं इन दो पॉइंट्स का, तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ यहां होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहीं पे यहां होगा, ठीक। ये हो सकता था मान लो A1, ये हो सकता था A2। तो अनुष्का, ये जो हमने दो पॉइंट्स को पिक किया, इन दोनों पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट तो अलग अलग है, एक का A1 है, एक का A2 है, लेकिन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? दोनों का वाई कोऑर्डिनेट तो सेम होगा ना। मान लो ये पॉइंट है मेरा वाई एक्सिस के ऊपर का, ये पॉइंट एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं 0, B, 0, B। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी B होगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी B होगा, राइट। तो the main important thing which you need to realize that any line which is parallel to x-axis, कोई भी लाइन जो कि x-axis के पैरेलल होगी, उसका y हमेशा कांस्टेंट होगा, ओके। y कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट होगा उस लाइन के ऊपर के किसी भी पॉइंट का। तो आपको जो अल्टीमेटली याद रखना है, एनी लाइन पैरेलल टू any line parallel to x-axis, its equation is y is equal to constant, ओके। अब अगर वो कांस्टेंट एक पॉजिटिव वैल्यू है तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा लाइन, और अगर वो कांस्टेंट नेगेटिव है तो वो लाइन नीचे आएगा, मतलब कि वो लाइन कहीं इधर आता है। इज इट क्लियर एवरीवन? आया समझ में? प्लीज गिव मी अ रिस्पॉन्स। इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड स्टूडेंट्स, कोई ज्यादा फंडा लगाना ही नहीं है। बाकी लोग एक बार सबसे मैं रिस्पॉन्स चाहता हूं। अब्दुल्ला, अंशु, ओके ओके फाइन, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। अच्छा, ये तो देखा हमने जहां पे लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल था। अब वैसे ही देखते हैं कि अगर हम एक लाइन लेते हैं जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये, बट मान लीजिएगा कि पैरेलल है। अब अगर हम इसकी बात करें तो लेट्स से कि दिस इज पासिंग, दिस पॉइंट इज, oh sorry, it cannot be 0, है ना, the point is lying on x axis, so its x coordinate will be something and y coordinate will be 0, ओके। अब अगर मैं इस लाइन के ऊपर का कोई भी दो पॉइंट उठाता हूं, इस लाइन के ऊपर का कोई भी दो पॉइंट उठाता हूं, मान लीजिए एक ये वाला पॉइंट उठाया और एक ये वाला पॉइंट उठाया। अब इसका y कोऑर्डिनेट देख सकते हो अलग है, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ठीक है। तो फाइनली जो चीज आपको यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये होगी कि एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कोई भी अगर ऐसी लाइन होगी ना तो उसका जो इक्वेशन होगा, दैट इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। उसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना बच्चों। बस क्या देखा हमने, x का पैरेलल होने पे y कांस्टेंट होता है, y का पैरेलल होने पे x कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसी चीज को अब हम एनसीईआरटी में आपको दिखाते हैं।
यही बस लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। राइट, यही हमारा टॉपिक शुरू हुआ, इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे इस केस में था, ये देख सकते हैं ये वाली लाइन, ये देखिए ये वाली जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका एक्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और ठीक से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -4। ओके, -4 कहाँ से आया? ये पॉइंट देख रहे हो ना जो एरो बनाया हुआ है, तो ये पॉइंट है क्या पॉइंट है ये? -4,0 है, तो वहीं से x का वैल्यू -4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना बच्चों कि देखते ही आप अगर समझ में आ गया तो इसके क्वेश्चंस 1 मिनट में खत्म कर लोगे। ठीक है, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज देखो, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। सेम 2x + 9 इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। तो ये एक छोटा सा होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, एक बार इसको खुद से स्टडी कीजिएगा और इसको फिर सॉल्व कीजिएगा। राइट, अभी आपका छुट्टी हुआ नहीं है वैसे। लेट मी सी इफ आई हैव सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू। अच्छा, कल मैंने आप लोगों के ग्रुप पे वैसे इंफॉर्मेशन भी दे दिया था रिगार्डिंग द टेस्ट। टेस्ट में चैप्टर नंबर 4 को भी काउंट कर लेते हैं क्योंकि ये खत्म हो चुका है और इजी चैप्टर है, कोडिंग चैप्टर होगा। तो आप लोगों का जो संडे को टेस्ट होगा उसमें चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आएगा पूरा। ठीक है, रिगार्डिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइम ड्यूरेशन वगैरह आपको सैटरडे को बता दिया जाएगा। Yes, Abdullah, it will be on the Google form only. Right now we are kind of forced to take it on Google form क्योंकि वो फॉर्म में इंटरनेट बहुत कम जाता है तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती है। शिखर, it will be on NCERT. At this moment it will be on NCERT. Okay? चलो ये कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। ओके, सो नाउ दिस इज आवर अवंतीस मॉड्यूल, हमारा खुद का जो बुक होता है। और अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके, क्विकली एवरीवन लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा आपको। फाइव करना है आपको, 6 का पहला करना है बस। ठीक है, बाकी सब सिमिलर है। 5 कीजिए, 6 का पहला कीजिए, 7 कीजिए। तो 3 क्वेश्चन है, 5 के अंदर 3 है, 6 का 1, 7 का 1, तो 5 क्वेश्चन हो गए। यू आर गोइंग टू गेट ओनली 5 मिनट्स। हरी अप।
आयुष एक ही मैसेज में सारे आंसर्स लिखेगा, 5 का पहला क्या है, सेकंड क्या है, इस तरीके से, ओके। नहीं तो सारे लोग अगर हर क्वेश्चन का अलग अलग मैसेज करेंगे तो वी विल हैव 40-50 मैसेजेस। सर 6 का कितना करना है? 6 का बस पहला कीजिए, पहला अगर हो जाएगा तो बाकी भी हो जाएगा। Okay, so students, you got 5 minutes. In fact, you got slightly more than 5 minutes. Okay, पहला वाला इक्वेशन, नंबर ऑफ गर्ल्स को आप लोगों की इजीनेस के लिए नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लोग G मानते हैं, नंबर ऑफ बॉयज को B मानते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन G इज इक्वल टू 6 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। तो दुगना बॉयज में से 6 कम इज द नंबर ऑफ गर्ल्स। सो 2B माइनस 16 है। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये एक्चुअली यहाँ पे मेरा स्क्रीन का थोड़ा इशू है तो वो दिखाई नहीं देता है। So 2B minus 16, ठीक है। This is my first equation. अब किसी ने G का जगह पे X रखा होगा, B के जगह पे Y रखा होगा, it will not matter. आपने अगर इस को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन बनाया है, then it is fine. Next, cost of a mobile phone is same as that of a refrigerator. तो अगर किसी ने मोबाइल फोन की कॉस्ट को X माना है, रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट को Y माना है, तो हमारा इक्वेशन हो गया X is equal to Y. And last one, the cost of ball pen is 5 less than half of the cost of the fountain pen. तो बॉल पेन के कॉस्ट को X मान लेते हैं, फाउंटेन पेन के कॉस्ट को Y मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बॉल पेन का कॉस्ट है X, दिस इज इक्वल टू 5 लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ द फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन का कॉस्ट अगर Y है तो उसका हाफ हो जाएगा Y/2, और इस Y/2 में से 5 कम कर दिया गया है, ठीक है। तो इससे आपको आपका मिल जाएगा तीसरा इक्वेशन, राइट। हम X को उस साइड भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकते हो। अल्टीमेटली आपको मतलब सबको एक ही साइड ले आना, ठीक है। ये तो मैंने एक पहला स्टेप बताया कि पहला स्टेप में ऐसा आता, ओके।
आई होप दिस इज क्लियर गाइस। अब बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, फाइंड के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर टू बी अ सॉल्यूशन। तो जब मैंने बोला पहला वाला सॉल्व कीजिए, अब आपको बस क्या करना है, x के जगह पे 4 रख देना है, y की जगह पे -1 रखना है और आपका k आ जाएगा। तो 5 into 4 माइनस ऑफ, ध्यान रखिएगा माइनस y है तो y के आगे माइनस रखा है, अब हम y रख रहे हैं -1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1, और -3 के है उसको वहां भेज देंगे तो इज इक्वल टू 3 के हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 5 4 20 प्लस 1 21, तो 21 इज इक्वल टू 3 के, 21 इज इक्वल टू 3 के, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे k का वैल्यू हो जाएगा 7। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये अगेन एनसीईआरटी पे बेस्ड है, एक क्वेश्चन था ना एनसीईआरटी में, उसी के ऊपर है। फिर आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लोगों ने किया है क्या अभी तक? किसने किया क्वेश्चन नंबर 7? अभी तक किसी ने भी नहीं किया। फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बताइएगा। पर्सनल मैसेज नहीं करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे बताना, मैं वहीं पे आपको इसका आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट। इनफैक्ट मैं एक काम कर दूंगा, 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक इसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, 7 से लेके 10 तक ये आपके ग्रुप पे स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा। इज इट ओके? हाँ बच्चों, इज इट ओके नाउ? यस सर। तो कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, अगम्या ने स्क्रीनशॉट ले लिया। आपके पास फोन है तो आप भी स्क्रीनशॉट ले ही सकते हो, राइट? अच्छा, दूसरी चीज, तो आप लोगों का टेस्ट का सिलेबस पता चल गया, चैप्टर 2 पूरा, चैप्टर 3 पूरा, चैप्टर 4 पूरा। ओके, सिर्फ मैथ्स का टेस्ट होगा तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा और किसी सब्जेक्ट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगले 2 दिन। यस फराज, 7 से 10 होमवर्क है, वो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। अगर आपके पास फोन है तो आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, और कुछ पूछना है आप लोगों को? अगम्या, अंशु, अनुष्का, आयुष, फराज, शिखर, विनायक, कुछ पूछना है? ये कौन है? अखिलेश कितना कौन क्वेश्चन है सर होमवर्क है सर? Who is this अखिलेश? आई एम रिमूविंग यू। पूरी क्लास में आए नहीं हो, अभी आ रहे हो। ओके, क्वेश्चंस वगैरह का डिटेल्स आप लोगों को दे दिया जाएगा, आप उसका टेंशन मत लो। आपका टेंशन क्या होना चाहिए? चैप्टर अच्छे से मेरे को आना चाहिए। ओके, चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। सर होमवर्क किस कौन सा क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं? अच्छा, होमवर्क पूछ रहे थे। होमवर्क यहाँ पे तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 से 10 है। अब ये होमवर्क मतलब अगली क्लास के लिए वेट नहीं करना है, 7 से 10 का सॉल्यूशन सब ग्रुप पे लिख के भेजेंगे। ठीक है, और मैं आपके साथ इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर दूंगा, मैं भी एक पेज पे लिख के सॉल्यूशन भेज दूंगा फिर। ओके, और कुछ पूछना है? अनुष्का, अगम्या, रात तक शाम तक आप लोग ग्रुप पे भेज दीजिएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम तो लगना भी नहीं चाहिए। शाम को 8 बजे तक आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना, 9 बजे के आसपास मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके, चलो फिर, बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट ऑन संडे।